Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of class 8th. Hope all of you are fine. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में पढ़ा था कि ये बॉर्डर लाइन पे है, ना लिविंग में कंसिडर होते हैं ना नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग है बिकॉज दे हैव द क्रिस्टलाइन नेचर। जब इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो ये क्रिस्टलाइन नेचर में बहुत लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं और ये उस वक्त रिप्रोड्यूस नहीं करते। इनकी बॉडी ए सेलुलर होती है, ठीक है। जो ये सेलुलर सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ये शो नहीं करते, ठीक है। और जो ये लिविंग है क्योंकि ये इनको लिविंग भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि ये इनसाइड द लिविंग होस्ट रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और वहाँ पे ये डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। वायरसेस की बॉडी में प्रोटीन कोट होता है और इनसाइड द प्रोटीन कोट आरएनए और डीएनए पाया जाता है, जबकि प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन पोर्शन होता है और वायरॉइड में सिर्फ सर्कुलर आरएनए होता है। ये तीनों इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, तीनों डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं इनसाइड देयर होस्ट और ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, they are not included in the 5 kingdom classification. Now today we will study the binomial nomenclature. Binomial nomenclature is a method of giving scientific names to a living organism. यानी अर्थ पे हर ऑर्गेनिज्म जो स्टडी किया जा चुका है उसको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। Binomial, as the name indicate, bi means two, nomial mean two, giving two names. The first name indicates the genus name and the second name indicates the species name. This system was first introduced by Carolus Linnaeus and adopted by him in giving the scientific name. This system then spread rapidly and became popular and was adopted worldwide. Now there are certain rules which are universally adopted while suggesting and documenting the scientific name. First जो रूल है वो है scientific names are usually printed in italic में प्रिंट किए जाते हैं, such as Homo sapiens. ये देखें italic में लिखा गया है। जब हाथ से लिखा जाता है व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन, तो उसको हम फिर अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे इंडिकेट होगा कि ये साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। जो सेकंड रूल है, द फर्स्ट नेम जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पीशी नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड इवन व्हेन डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। बच्चों जब हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट नेम है जेनरिक नेम है वो तो कैपिटल में लिखते हैं, जबकि सेकंड नेम है वो हम कैपिटल में नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल ऊपर देखिए होमो सैपियन, होमो में जो फर्स्ट लेटर है होमो का वो तो कैपिटल है, लेकिन सैपियंस का कैपिटल नहीं होगा, बल्कि ये रूल है कि ये स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। अगर चाहे ये प्रॉपर नेम से ही डिराइव किया गया होगा लेकिन इसको हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। साइंटिफिक नेम जो है जनरली रिटन इन फुल व्हेन इट इज़ फर्स्ट यूज, बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड इट मे देन बी एब्रीवेटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर जीनस। फॉर एग्जांपल आप देखें स्कैरिकिया कोलाए, ठीक है, इसमें सेवरल स्पीशीज इंक्लूड हो जाती हैं सेम जीनस की, तो हम क्या करेंगे फिर एस्केरिस्किया कोलाई को हम ई कोलाई लिखेंगे, यानी जो फर्स्ट नेम है उसको एब्रीविएट कर लेंगे और उसका कैपिटल यूज़ करेंगे। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की? इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी कॉमन नेम्स में। फॉर एग्जांपल अनियन वाज कॉल्ड अनियन इन इंग्लिश बट इन उर्दू इट इज़ कॉल्ड एज प्याज। देखिए अब प्याज जो है उर्दू में, जो कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, इसको प्याज बोलते हैं, बट कुछ रीजन्स जो हैं पाकिस्तान के उसी में प्याज को गेंदा और बेज़ल बोलते थे, ठीक है, ये वेज़ल। सो इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कि वर्ल्ड वाइड एक ही नेम हो जिससे कि स्पीशी को हम फ़ौरन से विदाउट अनएम्बिगुअसली उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो प्याज को नेम दिया गया एलियम सीपा। अनदर प्रॉब्लम वाज डिफरेंट नेम वाज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वाज गिवन द सेम नेम। फॉर एग्जांपल ब्लैकबर्ड
is used for the crow as well as for the raven. Now these are two different organisms but given the same name. Moreover, there were no scientific basis for the common names. For example, fish was the common name, and in scientific terminology, the fish was vertebrate animal with fins and gills. But several other fishes, for example, silverfish, crayfish, jellyfish, starfish, they are not vertebrates. सो कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी. फ़िश से अगर हम साइंटिफिक बेसिस पे देखें कि वर्टिब्रेट है तो बाकी फिशेस तो वर्टिब्रेट्स नहीं थी. इसी तरह इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नेम दिए गए विच वर अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइज एंड अनएम्बिगियसली आइडेंटिफाई द स्पीशी. ठीक है. सो देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स of the significance of this common name and the scientific name. For example, onion was given the name Allium cepa. The common sea star, that is starfish, Asterias rubens, and the common sea star, that is starfish, Asterias rubens, and house crow, Curvus splendens. ठीक है. नाउ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो हमारे पास बायोडाइवर्सिफाइड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन जो है उसको बचा के सेव करके रखना चाहिए हमें. इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है. लास्ट सेंचुरी में जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, यानी इसमें लॉस देखा गया है. और जो हालिया दौर है उसमें तो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इसमें डिस्ट्रक्शन हुई है और हिस्ट्री में इतनी डिस्ट्रक्शंस नहीं देखी गई. सो जो बायोडाइवर्सिटी है इसके ख़त्म होने से कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं और कुछ जो हैं उनको ख़तरा है. सो कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं जो कि इन स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करती हैं. देयर आर टू टर्म्स, दैट इज़ द एक्सटिंक्ट एंड द इंडेंजर्ड. एक्सटिंक्ट वो स्पीशी कहलाती है जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो, एंड देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज़ हैज़ डाइड इन दैट इकोसिस्टम. जब इकोसिस्टम को ही ख़तरा है तो उसमें स्पीशीज़ भी बिल्कुल ही ख़तरे में है. तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सटेंट हो गई हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं, और कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ख़तरे में हैं कि वो नियर फ्यूचर में एक्सटेंट हो जाएंगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी. तो एक्सटिंक्ट की इंडेंजर्ड की डेफिनेशन ये है, स्पीशी इज़ कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर, कि आगे जाके ये भी बिल्कुल ही इसका भी लास्ट इंडिविजुअल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. बायोलॉजिस्ट बहुत अरसे से जो है वो वार्न कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर रहा है और जो बायोडाइवर्सिफाइड लाइफ है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, examples of endangered and extinct animals. For example, lion, tiger, Asiatic cheetah, Indian one-horned rhinoceros, swamp deer, Indian wild ass, हंगुल एंड ब्लैक बक एक्सेट्रा. अब जो ये पिक्चर्स में है ये वो एनिमल्स है जो कि तकरीबन हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान. लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस, स्वाम्प डियर, ब्लैक बक एंड हंगुल. ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. अब जब ह्यूमन बींग्स अपने फूड की डिमांड के लिए, अपने शेल्टर की डिमांड के लिए डिफरेंट सोर्सेस को यूज़ करेंगे इनसाइड द फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, तो इट्स ऑब्वियस दैट इट विल हार्म द बायोडाइवर्सिटी. By 100,000 years ago, there were only 5 million people on earth. Now there are here Indian wild ass, हंगुल एंड ब्लैक बक एक्सेट्रा. अब जो ये पिक्चर्स में है ये वो एनिमल्स है जो कि तकरीबन हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान. लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस, स्वाम्प डियर, ब्लैक बक एंड हंगुल. ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी. अब जब ह्यूमन बींग्स अपने
फूड की डिमांड के लिए, अपने शेल्टर की डिमांड के लिए डिफरेंट सोर्सेस को यूज़ करेंगे इनसाइड द फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, तो इट्स ऑब्वियस दैट इट विल हार्म द बायोडाइवर्सिटी. By 100,000 years ago, there were only 5 million people on earth. Now there are 7 million people on earth. और 7 million people की एग्रीकल्चर डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड और जो इनकी शेल्टर की डिमांड है उसको पूरी करने के लिए बायोडाइवर्सिफाइड लाइफ पे बहुत ज़्यादा लोड है. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं अपनी लाइफ को, यानी 700 मिलियन ह्यूमंस की लाइफ को यूँ कहें कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट थ्रेट्स पोज करती है टू द बायोडाइवर्सिफाइड लाइफ. और उससे क्या होता है, डिफरेंट बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी हैबिटेट लॉस हो जाती है. जब जंगल ही ख़त्म हो जाएंगे तो उसमें जो बसने वाले बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, वीड्स हैं, वो सब भी ख़त्म हो जाएंगे हैबिटेट लॉस की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से. ठीक है, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़. अब जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उससे भी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, ये एक ग्राफ दिया गया है जिसमें कि बताया गया है कि कॉजेज़ क्या हैं स्पीशीज़ एक्सटेंशन के. ठीक है, और उनकी एक्सटेंट कितने परसेंट, कौन कौन से कॉजेज़ हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है. अब अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि किस तरह से जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उसको भी इंट्रोड्यूस करने से इफ़ेक्ट होता है टू द बायोडाइवर्सिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल लें सी स्टार की, सी स्टार क्या करती है, ये मसल्स को खाती है. इफ़ सी स्टार्स आर रिमूव फ्रॉम अ रीजन इन अ ओशन तो मसल्स रैपिडली इंक्रीज इन नंबर एंड लार्ज नंबर ऑफ मसल्स जो है वो क्या करेंगे, स्मॉल एनिमल्स को खाएंगे और उनकी लाइफ को, एग्जिस्टेंस को डेंजरस हो जाएगा. इसी तरह यूकेलिप्टस प्लांट को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया. एक तो ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल को बिल्कुल ही रिड्यूस कर देता है, और दूसरा ये क्या करता है कि जो इसके गिर्द हैं अदर प्लांट्स हैं उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और इस तरह से ये वो उग नहीं पाते. होप सो आपको समझ आ गया होगा. इसको मेमोराइज़ करें और अपनी नोटबुक्स पे लिखें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.